આગળ વધીએ. ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટ મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. કંપનીના એમડી રાજેશ અગ્રવાલજી આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર ચર્ચા કરશે અને સાથે જ કેવી રીતના અહીંથી आउटलुक सेक्टर માટે भी बनी રહ્યું છે એની ઉપર डिस्कशन करશે. शुक्रिया राजेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले ये क्वार्टर की जो हाईलाइट्स है उसी से शुरुआत करें, क्योंकि ऑपरेटिंग नंबर्स में हम लोग एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे तकरीबन फ्लैटिश मूव रहा है. एक आइडिया ये क्वार्टर कैसा बीता, स्पेशली सेगमेंटल वाइज भी बात करें, कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन आप विटनेस कर रहे थे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए उसी से शुरुआत करें. थैंक यू. हम अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो पिछला साल क्योंकि कोविड इम्पैक्ट का साल था तो एक रीजनेबल ग्रोथ कंपनी को रहा है. इसके अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाए. हालांकि हम देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में हमें 15% जो बॉटम लाइन था उसके अंदर जंप आया. ईयर ऑन ईयर भी अगर हम पैट मार्जिन देखते हैं तो लगभग 15% की इंक्रीज है और वहीं पर अगर हम एबिटा मार्जिन की तरफ देखते हैं तो 18% इंक्रीज है. तो अगर हम अपने बिजनेस को 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं तो मैं इससे बोलना चाहूंगा फर्स्ट 2 क्वार्टर हमारे एक्शन क्वार्टर रहते हैं और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर थोड़े स्लो क्वार्टर्स रहते हैं. लेकिन फिर भी थोड़ा रीजनेबल हमारा जंप इसके अंदर आया है, देखने को मिला है. जहां पर हम लोग की स्ट्रेटेजी रहती है कि हमारा कलेक्शन पीरियड रहता है और हम इसमें कलेक्शंस करने की कोशिश करते हैं. मटेरियल को मार्केट में लगाते नहीं हैं. जो मटेरियल की सेल्स शुरू करते हैं वो हम मई से शुरू करते हैं और बहुत अच्छी शुरुआत करंट ईयर में हमने कर डाली है. और मुझे उम्मीद है क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम इस क्वार्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो उनके साथ में और जिस तरीके से हमारे न्यू लॉन्चेस हैं उनके साथ में हम बहुत अच्छा इस नेक्स्ट ईयर के अंदर जो बाय 22-23 स्टार्ट हुआ है हम लोग करेंगे और एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ दिखाएंगे. ओके, अग्रीड. अच्छा, 2 या 3 चीज़ें मुझे एक्चुअली डिस्कस करनी है. एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर आपने जो कमेंट दी है वो, आप कितना प्राइस हाइक इस क्वार्टर के दौरान और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का मिला के ले चुके हैं और FY22 में टोटल हाइक कितना हुआ है. और लास्ट टाइम क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आप सप्लाई साइड की जो कंडीशन है उसके बारे में भी बता रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन आया है जियोपॉलिटिकल इश्यू की वजह से. क्या वो नॉर्मलाइज हो चुका है? एक आइडिया इसके ऊपर और यहाँ से आउटलुक वहाँ क्या बन रहा है, एक आइडिया ये दोनों फ्रंट के ऊपर और इसका एक इम्पैक्ट मार्जिन के फ्रंट पे कैसा रहेगा, अगर मुझे बता पाए आप. हमारा बिजनेस एक साइक्लिक बिजनेस है जो मॉनसून के साथ स्टार्ट होता है और अभी मॉनसून से स्टार्ट नहीं हुए हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा प्राइस एक्सेप्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है. कॉस्टिंग बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं और अभी भी आप जानते हैं कि जो कंटेनर्स की मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं हुई है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कोविड का इम्पैक्ट है वो भी काफी हद तक बरकरार है. अगर मैं आज चाइना में भी देखता हूँ तो बहुत स्लो सप्लाईज आ रही हैं और वहाँ पर बहुत जगह शटडाउन्स हैं और जो कंटेनर्स की मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई का प्रेशर है. आज खरीदना भी मुश्किल हो रहा है, बेचना भी मुश्किल हो रहा है. बेचना किस लिए मुश्किल हो रहा है कि जिस तरीके से प्राइस इंक्रीज हुई है उसको एक्सेप्ट कर पाना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. हमने हालांकि प्राइस राइज दिया है, पर्टिकुलरली हर्बिसाइड्स में मेजर राइज हुआ है. हर्बिसाइड के अलावा बाकी सेगमेंट्स में भी, फंजीसाइड में और इंसेक्टिसाइड में भी प्राइस राइज आया है और जो कॉस्टिंग बढ़ी है वो हमने पास करने की भी कोशिश की है पूरी तरीके से मार्केट में. तो 10 से 15% का प्राइस राइज आया है कुछ प्रोडक्ट्स में उससे ज्यादा भी है और कुछ में नहीं भी है. तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं लगभग 10% तक का प्राइस राइज हमने ऑन एन एवरेज मार्केट के अंदर पास करने की कोशिश की है और वो मार्केट में जा भी चुका है. अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जब तक मॉनसून स्टार्ट नहीं हो जाते और एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं निकल आती मार्केट में तब तक लोग थोड़ा सा मुश्किल फेस कर रहे हैं. लेकिन फिर भी सेल्स का ग्रोथ अच्छा आ रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं. अभी हम लोग मार्केट में मटेरियल्स दे पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम खाली है, बाजार में माल नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को मटेरियल की जरूरत है और किसान की रिक्वायरमेंट क्योंकि आने ही वाली है और कुछ चीजों में खासतौर से सब्जियों में और जहां तहां जो एडवांस क्रॉप्स हैं उनमें जो सेल्स चल रही हैं वो सेल्स अभी मिल रही हैं. ओके. और एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे भी आप पिछली बार बता रहे थे आप नियरली डबल ग्रोथ करने के बारे में आइडिया रख तो रहे थे, नियरली 120 करोड़ का मार्क आप क्रॉस कर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंट थे आप. क्वार्टर 4 के दौरान क्या ये सरपास हो चुका है? जी, हमने 130 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट बिजनेस किया ओवरऑल. एग्जैक्ट नंबर मेरे आगे एकदम से नहीं है, 130 ऑड है. तो हमने जो डबल करना था वो डबल करने का हमने लक्ष्य अपना रख दिया है और जो करंट ईयर है इसके अंदर भी हम कम से कम 50% ग्रोथ करते हुए 200 करोड़ को एक्सपोर्ट में क्रॉस करेंगे. ओके, अग्रीड. और आगे बढ़े उससे पहला
एक या दो डेवलपमेंट्स मुझे डिस्कस करना है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 2 पेटेंट्स के लिए अप्रूवल मिला है। एक तो 20 इयर्स का टाइम फ्रेम है और दूसरा एक जॉइंट वेंचर को मिला हुआ है जो आपका इन्वेंशन था उसके लिए। ये दोनों कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं इन दोनों के ऊपर। देखिए, कंपनी का हमारा शुरू से फोकस रहा है R&D पे और इनोवेशन पे। हम लोग बहुत काम करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और उनको मार्केट के अंदर पेश करने पे। आज स्ट्रैटेजिकली हम लोग चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट हो गई हैं, जो टेक्नोलॉजीज, उनको इंडिया में बनाएं और जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके नए फॉर्मुलेशंस बना के या नए मिक्सचर्स बना के उनको पेटेंट कराएं और उनको मार्केट में डालें। और बहुत से प्रोसेसेस भी इन दौरान हम पेटेंट करते हैं। तो ये सब जो इंसेक्टिसाइड इंडिया के अपने R&D सेंटर है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हैं और उनके पेटेंट करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज बाजार में ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज रहती हैं, लेकिन क्योंकि इनके नए फॉर्मुलेशंस आते हैं, नए प्रोसेस आते हैं, तो उनके पेटेंट हमें मिलते हैं। कंपनी के पास अभी लगभग 17 पेटेंट्स हैं, जिसके अंदर JV के पेटेंट भी इंक्लूड हैं। जो जॉइंट वेंचर में पेटेंट मिला है वो पेटेंट है एक नई प्रोडक्ट डिस्कवरी का, और इस JV से हमने लगभग 9 पेटेंट्स अप्लाई किए हैं अब तक, और उसमें से पेटेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो JV के प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े लॉन्ग टारगेट हमारे हैं। वो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होने में इंडिया में 3 से 4 साल का समय लगेगा, और तब वो प्रोडक्ट्स आएंगे। बहुत बड़े प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और कुछ एरियाज क्योंकि हमारे JV पार्टनर्स के पास हैं, तो उनको बनाकर हम अपने JV पार्टनर्स को प्रोडक्ट देंगे, वो उन देशों में बेचेंगे। और कुछ जो देश हमारे पास हैं उन देशों में हम डायरेक्टली बेचेंगे, और इंडिया के अंदर हम लोग डायरेक्टली बेचेंगे। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आता है ये, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा टाइम है। अभी 2025 या 26 तक ही प्रोडक्ट का लॉन्च हो पाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी होती है उनके डाटा जनरेशन और रजिस्ट्रेशन में समय लगता है। इसके अलावा मैं अपने पैटेंट्स के बारे में बात करूंगा। जो हमारे अपने पैटेंट्स मिल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं। मिक्सचर्स हैं कुछ जो पैटेंट मिले हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स इन प्रोसेस हैं। जो हाल ही में 2 प्रोडक्ट मिले हैं उनको भी लॉन्च करना हम टारगेट कर रहे हैं इस साल में, क्योंकि 5 से 6 लॉन्च हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सीजन के दौरान हम लोग लेके आएंगे, जो मार्केट के अंदर इस खरीफ सीजन से ही लॉन्च करेंगे। तो बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे लॉन्चेस रहेंगे। हमारा जो टारगेट है वो टारगेट भी ये है कि धीरे धीरे हम जो ओल्ड जेनरिक्स हैं उनको छोड़ के नए जमाने के जेनरिक्स में काम करें, और नए उनके मिक्सचर प्रोडक्ट्स या नए फॉर्मुलेशंस लाएं जो कि पेटेंटेड हो, और जिससे कि जो किसान है, किसान को हम रेडी सॉल्यूशन दे सकें। क्योंकि मैं उसको प्रोडक्ट नहीं बेचना चाह रहा, मैं उसको सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ कि उसकी 2 तकलीफें या 3 तकलीफें, मल्टीपल चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन उसको मिले, और साइंटिफिक सॉल्यूशन हो, जिससे कि उसको ज़्यादा दवाएं खुद से मिक्स ना करनी पड़े। क्योंकि कई बार वो ओवर यूज कर जाते हैं प्रोडक्ट को, अगर खुद मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हम लोग साइंटिफिक सॉल्यूशन उनको प्रदान कर रहे हैं, और इसमें हमें बहुत सक्सेस मिल रही है। और इस साल के भी जो लॉन्चेज हैं उनसे हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि हम जो हमारे ग्रोथ के अंदर ये कम से कम 50% कंट्रीब्यूट करेंगे, जो नए लॉन्चेस हैं। अग्रीड सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं क्विकली जो लास्ट चीज़ मुझे आपसे जाननी है वो पूछ लेती हूँ। FY23 के लिए केपेक्स इन सारी चीज़ों के लिए कैसे लाइंड अप है, क्योंकि आप कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ाने वाले थे, नए साल की शुरुआत हम लोग कर भी रहे, आपने बताया भी Q1 और Q2 काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसके ऊपर एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। देखिए, हम लोग का ये ग्रोथ ईयर रहेगा जहाँ पर हम बड़ा एग्रेसिव ग्रोथ करना चाहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि एग्रेसिव डबल डिजिट ग्रोथ का हम लोग टारगेट करेंगे टॉप लाइन का, और बॉटम लाइन के अंदर भी कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज रहेगी बेसिकली विद दिस ग्रोथ। तो विच विल मीन कि जो बॉटम लाइन का ग्रोथ का टारगेट रहेगा वो भी एक जबरदस्त टारगेट रहेगा हमारे सामने जो है। और इसका रिजल्ट Q1 से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि Q1 में मैं राजस्थान का मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा, और गुजरात का भी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि पार्शियली या पूरे तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। तो इनके रिजल्ट्स वैसे तो Q2 से दिखाई देंगे, लेकिन Q1 में भी, क्योंकि कुछ कुछ जो एक्सपेंशन के पोर्शंस हमने कंप्लीट किए हैं, उनसे नए प्रोडक्ट्स जो आने शुरू हुए हैं, उनके लॉन्चेस की वजह से वो इम्पैक्ट भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो हम लोग बहुत एग्रेसिवली इस साल जाएंगे, और एक अच्छी ग्रोथ के साथ कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।